नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरंभ साइंस एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुवांशिकी, जेनेटिक्स क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में जानने से पहले ये हम देखेंगे हमारी क्लास जो राजस्थान एलडीसी सीटी है 2024-25 के लिए चल रही है, और इसका पेपर हमें पता है 11 अगस्त को होने वाला है ना। और जल्दी से सिलेबस खत्म कर रहे हैं हम, और आज का टॉपिक हमारा है अनुवांशिकी। देखिए, अनुवांशिकी में हमें क्या क्या दिया हुआ सिलेबस में कि अनुवांशिकी के बारे में कुछ शब्दावली है उनके बारे में जानकारी चाहिए, और मेंडल साहब ने जो प्रयोग किया था अपना एकल संकरण द्विसंकरण वाला, उनके बारे में जानकारी चाहिए। ये है ओनली जेनेटिक्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, जेनेटिक्स होती क्या है ना। क्या है, हम अनुवांशिक का मतलब होता है अपनी वंशागति लक्षण जो आ जाए, माता पिता से दादा दादी से जो लक्षण खुद में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। परिभाषा क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता के लक्षण दिखाई देते हैं उसको अनुवांशिक कहते हैं। तो अनुवांशिकी जो शब्द दिया था सर्वप्रथम किसने दिया था साथियों, डब्ल्यू वैटसन। ठीक है, कब दिया था, 1905 में। डब्ल्यू वैटसन 1905 में अनुवांशिकी टर्मोलॉजी दी, और इनको कहते हैं अनुवांशिकी के पिता, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता। ठीक है, इससे हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हुए। दिया किसने था, वैटसन ने, और इनको क्या कहते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कहते हैं साथियों। ठीक है, पहला शब्दावली पूरी। एक सबसे छोटा शब्द आता है इसमें, जीन क्या है। ठीक है, जीन क्या होता है, जीन क्या है साथियों, हमारी वंशागति की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, क्या है जीन, हमारा वंशागति, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों, जीन। तो वंशागति की सबसे छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है। अब जीन दी किसने थी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता तो जॉनसन ने दी थी सर। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने। होता क्या है, डीएनए का खंड होता है। डीएनए के खंड जिसमें हमारे लक्षण दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन। जीन क्या होती है, वंशागति की सबसे छोटी यूनिट होती है। दिया किसने था, जॉनसन ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद बाकी की शब्दावली में आपके लिए तब बताऊंगा जब तक मेंडल के हम प्रयोग को नहीं पढ़ेंगे कि मेंडल साहब ने क्या कहा था। मेंडल ने 1866 में, मेरी बातें ध्यान से सुनना, मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, 1866 में भाई साहब ने क्या किया था, सबसे पहले 14 विप्रासी लक्षण लिए थे। किस पे किया था प्रयोग, पहले मटर के पौधे पे। ठीक है, मटर का नाम क्या है साथियों, वैज्ञानिक नाम लिखा रहता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, मटर का क्या नाम है, पाइसम सटाइवम। इतना आना चाहिए। तो सबसे पहले कितने लक्षण थे, सबसे पहले 41, फिर आए 14, फिर आए 7। तो जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 7 लक्षण। मेंडल के सातों लक्षण हमें आने चाहिए कि मटर के पौधे पर जो 7 लक्षण उन्होंने लिए थे वो कौन कौन से थे। अब ये बताइए, मटर का पौधा ही क्यों लिया था। मटर का पौधा साथियों इसलिए लिया था क्योंकि मटर के पौधे पर संकरण करवाना बहुत आसानी था, है ना। सीजनल थी, पूरे वर्ष भर इसकी उपज कर सकते हैं, कम जगह में हो जाता था, और इसके जो लक्षण थे वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते थे, इसलिए मटर के पौधे को चुना। ठीक है, अब मैं मटर के पौधे के लिए आपके लिए बताता हूं इनके सातों लक्षण कौन कौन से हैं, प्रभावी लक्षण कौन सा और अप्रभावी लक्षण कौन सा है। इन्हीं प्रभावी और अप्रभावी के बाद हम पढ़ेंगे समयुग्मजी विषम युग्मजी को। ठीक है, पहला लक्षण क्या है, ये लक्षण है कौन कौन में ले रहे हैं हम, किसमें प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है। सबसे पहले लेंगे हम पौधे की लंबाई को। ठीक है, अब पौधा की लंबाई में क्या होगा,
पौधा या तो लंबा होगा या बौना होगा। दो ही बातें तो हो सकती हैं कि छोटा और लंबा। तो प्रभावी लक्षण ये है, अगर लंबा हुआ तो प्रभावी लक्षण है, और बौना और रह गया तो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, चलिए दूसरा है बीज के लिए। तो बीज का रंग बताइए, बीज का रंग कैसा होगा। तो बीज का रंग दो प्रकार से बताया था, प्रभावी था, अगर पीला हो जाए तो प्रभावी है, हरा हो जाए अप्रभावी है। ठीक है साथियों, अगली है बीज की आकृति। बीज आकृति क्या है? यदि गोल गोल बीज हुए मटर के पौधे के तो वो प्रभावी लक्षण को दिखाते हैं, और झुर्रीदार हुए, सुकड़े हुए, वो दिखाते हैं प्रभावी लक्षण। ठीक है, गोल और झुर्रीदार। देखिए ये होता है कैपिटल टी, वाई और कैपिटल आर। ठीक है, और स्मॉल वालों से बौनेपन को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है फली के लिए। फली कुछ इस प्रकार की है ना, जिसमें मटर के दाने ये। ठीक है, तो फली की आकृति पे आएगा सबसे पहले। प्रभावी फली वही होगी जो फूली हुई होगी, और कुछ मटर कैसी हुई होती है? सुखड़ी हुई, है ना। हमने देखी होगी, कुछ मटर सुखड़ी हुई आती है, कुछ फूली हुई फली आती है। तो प्रभावी होती है वो फूली हुई होती है, और सुखड़ी है वो अप्रभावी। ठीक है साथियों, तो फली का रंग भी पूछा जाएगा आपसे, फली का रंग कैसा है। फली के रंग को देखेंगे तो प्रभावी जो होगा वो हरा रंग होगा। अगर हरे रंग की मटर है तो कह देंगे साथियों वो फली कैसी है? प्रभावी है, अच्छी फली है। और अप्रभावी कैसी है? पीले रंग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं जो पुष्प जो होता है उसका रंग क्या है। पुष्प जो फूल आता है उसका रंग कैसा होता है साथियों? उसका होता है बैंगनी कलर का, और अप्रभावी होता है सफेद कलर का। ठीक है, बैंगनी और सफेद। अगला आता है पुष्प की आकृति, या पुष्प स्थिति कैसी है, पुष्प लगा किस प्रकार से है, वो देख लेते हैं। कक्षीय स्थिति में लगा रहता है तो उसे कह दीजिए प्रभावी लक्षण है, और अंतस्थ किनारों से लगा हुआ है तो वह अप्रभावी लक्षण। ठीक है साथियों, ये तो थे मंडल के सातों लक्षण मटर के लिए। प्रभावी कौन से, अप्रभावी कौन सा, और सातों लक्षण। पौधे की लंबाई, लंबा होगा तो प्रभावी है, प्रभावी बौना। बीज का रंग पीला और हरा। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। फली आकृति फूली और सुकड़ी हुई। फली का रंग हरा और पीला। पुष्प का रंग बैंगनी और सफेद। और पुष्प की स्थिति कक्षीय और अंतस्थ। साथियों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं जेनेटिक्स में आगे। अब कुछ शब्द देखिए मेरे, है ना। शब्दों में ध्यान देना, इसी से सारे शब्द बनेंगे। पहला शब्द है समयुग्मजी। एक होता है समयुग्मजी, एक होता है विषमयुग्मजी। ठीक है, अब सम का मतलब पता पड़ रहा है, समान युग्मक वाले, मतलब दोनों समान समान होने चाहिए। मतलब समयुग्मजी होता है लक्षण समान हो। कैपिटल टी का मतलब है लंबा हो, या कैपिटल वाई वाई पीला हो। ठीक है, वे लक्षण, वे प्रत्याशी लक्षण तो दोनों समान होते हैं, दोनों एलील समान होते हैं, उनको बोलते हैं समयुग्मसी। सम का मतलब समान और विषम का मतलब अलग अलग, कुछ इस प्रकार से। विषम युग्मजी क्या होते हैं? दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, विषम युग्मजी क्या है? दोनों एलील्स अलग अलग हो। विषम सम युग्मजी होता है दोनों एलील समान हो। अब देखिए दो शब्द और हैं, एक होता है लक्षण प्रारूप, और एक होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या है साथियों? लक्षण प्रारूप बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई दे जाए। एक मटर का पौधा है,
उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि वो लंबा है, पीले हैं, उसके बीज गोल है, फूली हुई है। जो भी प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देते हैं बाहर से, वो उसके सभी क्या है, या अप्रभावी लक्षण हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, जो हम बाहर से जस्टिफाई कर दें, उनको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या है? वे लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं लक्षण प्रारूप। और जो जीनों की जो व्यवस्था होती है, जीनों की व्यवस्था से जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, दो शब्द समझ में, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। अब समझ में आएगा आपको जब एकल संकरण बताया जाएगा ना, उसमें काम आएगा लक्षण प्रारूप। ठीक है साथियों, थोड़ा सा ऊपर से मैं मिटाता हूं और अब देखिए आप एकल संकरण क्या है। ठीक है, पूरा नहीं समझेंगे एकल संकरण को किस प्रकार से आया, लेकिन सिंपल सा समझेंगे एकल संकरण। आपसे जो पूछेगा उसको मैं बताता हूं। एकल संकरण में क्या करते हैं साथियों, एक जोड़ी लक्षण लिए जाते है ना। एकल संकरण की परिभाषा है किसी जीव के एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के साथ संकरण कराया जाता है, मतलब क्रॉस करवाते हैं, उस विधि को बोलते हैं एकल संकरण। जैसे हमने लंबा पौधा ले लिया, लंबे को क्या कहते हैं? कैपिटल टी। और बोने को क्या कहते हैं? स्मॉल। जब इनमें संकरण करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। जब लंबे को बोने से करवाया जाए तो दोनों का एक एक एलील काम आएगा, जिसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी, लंबा और बौना। जब इसका संकरण इसी से करवाया जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या बनेगा साथियों, देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले वाले टी का पहले वाले टी से, पहले वाले टी का दूसरे वाले टी से, छोटे वाले टी का बड़े वाले से, और छोटे का छोटे से। तो साथियों, इसका हमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बताना है। डायरेक्ट याद रखेंगे और जीन प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप कैसे कहेंगे? लक्षण का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई दे, जिसमें प्रभावी लक्षण ज्यादा मुख्य होता है। पहले में टी कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? लंबा है। दूसरे में भी कैपिटल टी आ रहा है, इसका मतलब ये भी लंबा है। यहां भी कैपिटल टी आ रहा है, लंबा है। और ये क्या है? छोटे हैं, इसमें कैपिटल टी नहीं आ रहा। तो हमें दिखाई दिए कि एक, दो और तीन लक्षण तो क्या दिखाई दे रहे हैं? लंबे के। ठीक है साथियों, और एक को देख के हम कह सकते हैं सर एक बौना है। तो लक्षण प्रारूप हो गया साथियों 3:1। डायरेक्ट याद रखेंगे, एकल संकरण का लक्षण प्रारूप होता है 3:1, जिसमें 3 लंबे हैं और एक छोटा है। अब जीन का प्रारूप क्या होता है? देखिए जीन प्रारूप कैसे करते हैं, जो जो समान है उनको एक तरफ लिखिए, यही तो है चारों। अब जीन का क्या है? पूर्णतः लंबा है, मतलब दोनों ही कैपिटल टी है, तो हम कह सकते हैं ये लंबा पौधा है। तो एक है ये। अब यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब दो एक से है, 1:2, और एक दोनों स्मॉल टी है। तो साथियों, एकल संकरण का जीन प्रारूप क्या हो गया? 1:2:1। आई बात समझ में? एकल संकरण के लिए लंबे और बोने में लेंगे, और डायरेक्ट याद रखना है लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:2:1। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों, अब देखते हैं दूसरा द्विसंकरण क्या है। ठीक है, दोनों के क्या पूछता है हमसे? लक्षण और जीन प्रारूप। इसमें कौन कौन से लिए जाते हैं? गोल पीले और हरे जोरीला। ठीक है, ये किसका होता है साथियों? ये है हमारे बीज के लिए। ठीक है, द्विसंकरण जो करवाएंगे, द्विसंकरण की परिभाषा होती है, एक में तो एक लक्षण लिया था, इसमें दो लक्षण मिला लिए हमने। दो लक्षण कौन से? गोल वाला और पीले वाला।
ठीक है, बीज की आकृति और बीज का रंग हमने लिया है, जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के साथ क्रॉस करवाते हैं, उसको बोलते हैं द्विसंकर। गोल पीले लिए, ठीक है, गोल पीले हरे झुर्रीदार, झुर्रीदार, ठीक है, ये हो गया। तो जब इसका संकरण करवाते हैं तो इसका एक एक एलिमेंट लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, गोल, ठीक है, गोल झुर्रीदार पीले और हरे, ठीक है साथी, ये होगी। जब इसका संकरण इसी की प्रजाति से करवाते हैं, जैसे हमने पिछली बार बताया था एकल संकरण में, तो इसका लक्षण प्रारूप क्या बनेगा, इसके कितने कोष्टक बनते हैं, 16, ठीक है, इसको मैं जब बनाऊंगा तो इसके 16 बनेंगे, ठीक है, 4-4 के बनते हैं। लेते कैसे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, गोल गोल पीले हरे और झुर्रीदार। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, इसका लक्षण प्रारूप होता है साथियों 9:3:3:1, और जीन का प्रारूप है 1:2 1:2 4, फिर इसका उल्टा कर दो 2:1 2:1, ठीक है। द्विसंकरण के लिए याद रखना लक्षण प्रारूप होता है 9:3:3:1, और जीन प्रारूप होता है 1:2 1:2 4 2:1 2:1, ठीक है साथियों, ये हुआ हमारा द्विसंकरण। अब सुनिए ध्यान से मेरी दो छोटी छोटी बातें। मेंडल के वंशागति के 3 नियम थे, ठीक है, तीनों के बारे में नाम याद होने चाहिए। पहला नियम प्रभाविता का नियम था, ठीक है, शब्दों से क्लियर हो जाएगा। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब आप खुद जवाब दोगे कि ये नियम सही है कि गलत, ठीक है। ये 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम, मतलब सर प्रभावी लक्षण दिखाई दे। जब हम एक जोड़ी किसी के भी लक्षण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लंबे लंबे लिए या बोने बोने लिए, तो जब हमने ये लिखा था कैपिटल टी, तो हमने कह दिया सर ये लंबा है, और हमने जब बोने के लिए लिया तो 2 छोटे ले लिए। लेकिन जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, तब भी साथी हमने यही बोला था कि ये इसमें लंबा पौधा है, जब तो 2 1 से बनाए थे, 1:2:1। तो प्रभाविता का नियम ये कहलाता है जब किसी जीव के लक्षणों को मिलाया जाता है तो प्रभावी लक्षण हमेशा दिखाई देता है, जिसे प्रभाविता के नियम में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। दो जब भी विपरीत लक्षण हमने मिलाएंगे, जब 2 लक्षणों को हम मिलाएंगे साथियों, तो प्रभावी लक्षण हमेशा हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगला है पृथक्करण का नियम, ठीक है साथियों। अब इसमें क्या है, दूसरा है पृथक्करण का, ठीक है। प्रभावित ने क्या कहा था कि दोनों को जब मिक्स करेंगे तो पहला वाला जो लक्षण होगा प्रभावी वो ही दिखाई देगा, इसको प्रभाविता का नियम बोला। अब पृथक्करण का नियम क्या कह रहा था, आप बताना, जब मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, मतलब कैपिटल टी अलग कर दूं और स्मॉल टी अलग कर दूं, तो दोनों का अलग अलग कुछ अस्तित्व है कि नहीं है कि नहीं। जब दोनों अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है, जब मैं इनको अलग अलग लिखूंगा तो टी का मतलब मैं बताऊंगा ये सर जी लंबा है और ये स्मॉल टी क्या है, बौना है, या कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दूं कि सर जी बीज गोल है और यहाँ बीज झुर्रीदार है। तो दूसरा नियम ये कहता है जब युग्मकों का निर्माण होता है तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, दोनों ही शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इसको पृथक्करण का नियम बोलते हैं या शुद्धता का नियम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, स्वतंत्र अपवहन का नियम। स्वतंत्र अपवहन जी क्या कह रहे हैं, इसमें मेंडल ने कहा था स्वतंत्र अपवहन का 2 या 2 से अधिक लक्षण ले ले। जैसे मैंने 2 लिए थे गोल और पीले,
मैं इसमें कह दूं कि सर जी मैं 3 लक्षण ले रहा हूं। क्या है परिभाषा? 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों को जब वंशागत करवाया जाता है तो इन सबका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, मैं चाहे किसी भी पौधे में, जैसे एक पौधा है, मैं इन 7 लक्षणों को ले लूं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बोला है, मैं इन 7 को ले रहा हूं। मैं उसमें लंबा भी देखूंगा, पीले कलर का भी देखूंगा, गोल देखूंगा बीज, फूली हुई फली देखूंगा, फली का रंग हरा देखूंगा, इन सभी लक्षणों को देखूंगा तो कोई भी मिक्स नहीं होता है, सभी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अवोहन का नियम। आई बात समझ में? आई बात समझ में तो बोलो कमेंट्स में यस लिखो। ठीक है, क्या है साथियों? 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम में प्रभावित लक्षण दिए थे, संकरण के बाद 2 प्रत्याशी लक्षणों का क्या था? लंबा और बौने। पृथक्करण में दोनों का अलग अलग अस्तित्व बताया था। जब युग्मों का निर्माण होता है दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, शुद्धता बनी रहती है। स्वतंत्र अपवन में बोला था कि 2 या 2 से अधिक लक्षणों को हम वंशागत कर दें तो वंशागत लक्षण दिखाई देते हैं, उनसे उनके अगली पीढ़ी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, सभी लक्षण हमें दिखाई देंगे। ठीक है साथियों, इसके साथ मेंडल के बारे में जो भी क्वेश्चन हमारा अनुवांशिकी से बनेगा वो ये है ना, जो टॉपिक मेंशन था वो यही है। बाकी टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस है ना, संलग्नता, काफी चीजें हैं जेनेटिक्स में, लेकिन जो हमें हमारे टॉपिक ने बोला है सिलेबस में उतना ही कंप्लीट करवा दिया। जेनेटिक्स और भी बहुत लंबी है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, है ना, जिससे क्या है अगली हमारी वीडियो मिलती रहे। साथियों इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना और न्यूक्लिक अम्ल क्या है ना, इसका एक छोटा टॉपिक ये और है। उसके बाद बायोलॉजी हमारी खत्म हो जाएगी और हम इकोलॉजी का एक टॉपिक कराएंगे और उसके बाद हमारा सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है ना। इसी के साथ राजस्थान के एलडीसी के लिए पूरा सिलेबस 5 तारीख से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी वीडियो अब लगातार आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।